ERP is an enterprise resource planning software. Okay. Now enterprise मतलब क्या है? Any organization which is larger in nature, okay, which is multi-locational या multi-division. Multi-division मतलब से फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट्स, एक ऑर्गेनाइजेशन का दो तीन डिफरेंट वर्टिकल्स है या दो तीन डिफरेंट डिविजन है. ठीक है. एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके दो तीन डिविजन है या दो तीन प्रोडक्ट लोकेशंस है, ओके, या उसके मतलब ऑल इंडिया से फॉर एग्जाम्पल सेल्स के अलग अलग चैनल्स है, उसके बाद बहुत सारी जगह पर है, देन मार्केटिंग के चैनल मतलब जो प्रोडक्शन के अलग अलग एरियाज है, साइट्स है. अब जब यहाँ इतना कॉम्प्लेक्स कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है तो उसको एंटरप्राइज. एंटरप्राइज मीन्स अ कॉम्प्लेक्स लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जहाँ मल्टी डिविजन हो गया और मल्टी लोकेशन हो गया, ओके, इवन मल्टी कंट्री इंटरकॉन्टिनेंटल वगैरह ये सब. सो दिस आर कॉल्ड एंटरप्राइजेस. ओके. तो ना ईआरपी जो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स. ओके. इट इज नॉट अ कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ईआरपी इज नॉट अ कस्टमाइज्ड. क्यों? Customized solutions typically, they cater to your need. When we talk about refer to an ERP, it is typically a standard application covering all the resources of the organization. All meaning most of the resources. Most of the resources. And it is designed in such a generic way, such that it covers all the aspects of the organization. Are you clear about it? Right? So this is a very important point. जैसे अपने को ERP का कंसेप्ट में ये समझने का आएगा, ओके, कि अपने को ERP का मीनिंग, ERP और वो दूसरे सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, राइट? ERP कंसेप्ट में सो सबसे पहले अपने क्या आ गया? इट इज अ मल्टी, ओके, मल्टी मल्टी डिवीजन बोल सकते हैं, मल्टी डिवीजन एंड और मल्टी लोकेशनल. ओके. सो इट इज एन एप्लीकेशन software for a multi division and or multi locational organization, है ना, ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अभी मल्टी डिवीजन और मल्टी लोकेशन का कंसेप्ट समझा दिया कि भाई दो तीन डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन हुए ये वगैरह वगैरह, राइट? और मल्टी लोकेशन में बहुत सारी जगहों पर लोकेटेड हुआ. इसका टिपिकली क्या है? इट इज अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर. इट इज अ स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर और जिसका प्री डिफाइंड बोल सकते हैं सारे ये चीजों में. स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड. ओके. देन इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि इट कवर्स ऑलमोस्ट बोलूंगा, ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? ओके. all aspects or resources, right, such as finance, sales, okay, production, payroll, okay, everything. Okay. तो ये अलग अलग डिफरेंट कंसेप्ट बन गया उसका. कवर्स ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट रिसोर्सेज ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. ओके. नाउ इसमें एक चीज समझने वाली है. सिंस आई हैव सेड इट इज स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर, इसका मतलब क्या? टेक इट एज इज बेसिस पर नहीं. इसमें क्या रहता है? इसमें दे हैव गिवन, they typically give a language in which you can modify the software also, introduce as per your requirement also. Okay. This can be done in two ways. Okay. जिसको अपने बोल सकते हैं configuration
और एंड कस्टमाइजेशन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, ये दो पार्ट्स इसमें रहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या कि उसी सॉफ्टवेयर में कोई कोई मतलब जो सॉफ्टवेयर का बिहेवियर होगा, कोई कोई फील्ड हुआ, कोई कोई एस्पेक्ट्स होगा, उसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। ओके, से फॉर एग्जांपल आपके क्वांटिटी है और अमाउंट, ओके। अभी आपके स्पेसिफिक इंडस्ट्री में क्वांटिटी की भी 3-4 वेरिएशन है, ओके। से फॉर एग्जांपल पीसेस में भी क्वांटिटी होती है, तो यूनिट भी डालना है, मीटर्स भी, मतलब 2 यूनिट साइमल्टेनियस होता है, पीसेस में भी होता है और मीटर्स में भी होता है, ओके। तो अब ये दो तो यूनिट तो देंगे, सपोज उन्होंने 2 दे के रखा है। अब तीसरा भी आपके पास है, सपोजिंग बेल्स हो गया, सपोजिंग बेल्स, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, पॉसिबली जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर सिर्फ उन्होंने ईआरपी में 2 ही दिया हुआ है, तो पीसेस एंड मीटर्स तो है अपने पास, ओके, लेकिन बेल्स नहीं दिया हुआ है, ओके। अच्छा, अभी आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री जो खाली पीसेस से डील करते हैं, मीटर्स बनता ही नहीं है, ओके। से फॉर एग्जांपल इट इज अ पैकेज, इट्स अ सॉफ्टवेयर, आई मीन इट्स योर यूजिंग, लेट्स से फुटवेयर इंडस्ट्री, फुटवेयर में तो क्या पीसेस ही आते हैं, ओके। तो पीसेस आपका एक यूनिट हो गया, आपको तो पीसेस है, मीटर्स का तो काम ही नहीं है। तो आप कॉन्फ़िगरेशन करके मीटर्स का उसको हाइड कर सकते हैं कि भाई मीटर्स मेरे को जरूरत नहीं है। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। उन्होंने मीटर भी दिया हुआ है, आपको पीसेस ही चाहिए, एलिमेंट कर दो, बंद कर दो उसको। अच्छा, रिवर्स भी हो सकता है, जैसे मैंने क्या बताया, बेल्स नहीं है, अभी बेल्स तो नहीं है। अब बेल्स नहीं है तो क्या करेंगे, तो नाउ इसके लिए अपने को एक न्यू फील्ड डालना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड अ बेल, ओके। विच इज अ बेल इज अ सेट ऑफ पीसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ पीसेस, ओके। तो अब बेल का एक न्यू फील्ड आपको डालना पड़ेगा। नाउ दिस कंसेप्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू फील्ड्स एंड फंक्शनैलिटी is called as customization, okay. So this is the difference between configuration and customization, okay. अब important चीज क्या है, जब अपने ERP के लिए either when we are ready or not ready, जो अपने को समझना है, उसमें ये अपने को देखना है कि अपनी इंडस्ट्री जो पर्टिकुलर ERP अपने बात कर रहे हैं उससे कितनी कंपैटिबल है। मतलब आपको कस्टमाइजेशन जो है ना, उसको जितना पॉसिबल है मिनिमाइजेशन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका बहुत ही नॉन स्टैंडर्ड इंडस्ट्री है, आप देख रहे हैं उसका डेमो लिया एक ERP पैकेज का, तो आपको क्या लगा, अरे यार ये तो ये भी नहीं मिलता है यार, ये भी नहीं मिलता, मेरे को बेल्स भी डालना पड़ेगा, ये भी डालना पड़ेगा, ये भी डालना पड़ेगा, ये सब आपका कस्टमाइजेशन में है। तो देन दिस पर्टिकुलर ERP इज नॉट सुटेबल फॉर यू, ओके। सेकेंडली, जो ERP का जो कंसेप्ट है, ओके, वो क्या है, उसका प्रोसेसेस, ओके। अभी फॉर एग्जांपल उन्होंने प्रोसेस बना के रखा हुआ है कि आपका परचेज ऑर्डर, ये परचेज फंक्शन है। अब परचेज फंक्शन में 5, 6, 7, 8 अलग अलग प्रोसेसेस होंगे, ओके। प्रोसेस में क्या होगा, से फॉर एग्जांपल पहले तो इंडेंटिंग हो गया, इंडेंटिंग हुआ, इंडेंटिंग के ऊपर से वो परचेज ऑर्डर स्टेज आ गया, परचेज ऑर्डर स्टेज से आ गया, अच्छा। अब जैसे क्या बता रहा था कि प्रोसेसेस, अपना प्रोसेस है, अपना डिफाइंड प्रोसेस है और उसका ERP का प्रोसेस है। अभी ERP का प्रोसेस, जैसे मैं परचेज फंक्शन की बात कर रहा था, परचेज फंक्शन में क्या होता है, इंडेंटिंग हुआ, इंडेंटिंग के बाद में देखते हैं कि ओके ये इंटरनल स्टॉक्स नहीं है, तो वो स्टॉक डिटरमाइन करते नहीं है, तो इसको एक्सटर्नल से प्रोक्योरमेंट आएगा। अभी प्रोक्योरमेंट में आया तो प्रोक्योरमेंट में अपने जो है उसको, अगर एक अपने पास जो है वो परचेज ऑर्डर के पहले रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन RFQ आ गया, RFQ के बाद में आ गया ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, परचेज ऑर्डर के बाद में आ गया मटेरियल रिसीव्ड, ओके, यानी GRN के बाद में आया आपका परचेज इनवॉइस, ओके। तो ये पूरा आया, परचेज इनवॉइस के बाद में आया पेमेंट्स, ओके। अभी ये सारे प्रोसेस है। अभी आप देखेंगे टिपिकली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस में होता है, सारे ERP में ये सारे प्रोसेसेस कवर करते हैं।
अभी आपको ये देखना है कि आपका पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वो इसमें से कितने सारे प्रोसेसेस में वर्क करता है। अगर आपको लग रहा है कि सारे प्रोसेसेस वो बाईपास कर रहा है, ओके, एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन चेंजिंग योर प्रोसेसेस, तो बेटर है कि आप वो नहीं जाओ। क्योंकि क्या होगा, आप बोलेंगे यार मेरा तो डायरेक्ट चलान फलान भी नहीं आएगा, यहाँ मैं खाली चलान डाल देता हूँ, यहाँ मेरा खाली बिल आएगा, मटेरियल रिसीव नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो फिर वो आपके लिए ईआरपी जो है वो पूरा तकलीफ देगा। क्योंकि ये सारे चीजों को बाईपास करना पड़ेगा आपको, दुनिया भर का सब उसके अंदर जो पैचेस लगाने पड़ेंगे। अरे यार ये तो मेरे को इसको ये प्रोसेस को बाईपास करो, वो आपको बाईपास करने नहीं देगा, फिर उसको कस्टमाइजेशन करो, तो वो सारा जो है ना, इट बिकम्स वेरी मच अनवायबल प्रोजेक्ट इफ यू आर नॉट फॉलोइंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये ईआरपी जो है इसका प्लसेस भी बहुत है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट में क्या होता है कि इट हैज इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस इन इट, दैट इज द बिग प्लस पॉइंट। ओके, देन उसका दूसरा प्लस पॉइंट है pros and cons, right? Okay, now pros में क्या होता है, सबसे पहले इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करता है। ओके, दूसरा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ओके, दूसरा वेरी स्ट्रॉन्ग जो इसका स्ट्रेंथ है वो है इट डज नॉट अलाउ एडिटिंग विदाउट ट्रेस। ओके, नो एडिटिंग, नो डेटा मैनिपुलेशन विदाउट ट्रेस। ओके, अब ये क्या है, ये बहुत लोगों के लिए प्लस होता है, बहुत लोगों के लिए माइनस होता है। प्लस किसके लिए होगा, जो आदमी चाहता ही नहीं है मेरे यहां पर कोई मैनिपुलेट करे डेटा। ओके, डेटा मैनिपुलेशन मतलब एक बार एंट्री होने के बाद में चेंज करने को अलाउ नहीं करेगा, यहाँ अलाउ करेगा लेकिन उसके अंदर नहीं परमिशन के साथ में वो अंदर ट्रेस तो रखेगा ही रखेगा, चाहे कितना भी परमिशन दिया। एक होता है कि ओल्डर डेटा भी रहेगा, न्यूअर डेटा भी रहेगा, ओल्डर डेटा भी रहेगा और वो किसी को भी ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से विजिबिलिटी मिलेगी। ओके, तो क्या होता है, जैसे स्टैंडर्ड फिक्स कंपनी होती है जहाँ पर्सनल लेवल का, जहाँ मतलब वो लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, कर नहीं पाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बिग ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल हुए या मल्टी ये हुए, तो उन लोगों को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो उनका जो डेटा रहता है वो खुद तो देखते नहीं है, तो उनके आदमी देखते हैं। तो क्या है कि कहीं भी वल्नरेबल रहता है कि कोई आदमी ने पहले बिल ये बनाया फिर उसको बिल को जाके चेंज कर दिया, तो उनको खुद पता भी नहीं चलेगा साला क्या हो गया क्या नहीं। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज फॉर अ large enterprise, but a very strong disadvantage for a smaller organization. Smaller organization तो क्या होता है, उनको वो चाहते हैं कि मैं डेटा मैनिपुलेट करूं, मैं पहले थोड़ा खर्चे में कम डालूं या खर्चे कम को फिर मैं बढ़ा दूं, वो लोग का वो प्रॉफिट सेटिंग करने के लिए जो करना चाहते हैं, तो वो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नो, दिस विल नॉट अलाउ यू एनी डेटा मैनिपुलेशन वंस दिस इज डन। इसके लिए उन लोगों ने प्रोविजन भी दिया है, सपोजिंग एरर हुआ, अभी अगर एरर होता है तो इसमें क्या होता है, इसका प्रोसेस में क्या होता है, 2 स्टेप्स है। एक तो आपने डेटा एंट्री कर दिया, डेटा एंट्री के बाद आप उसको पोस्टिंग जब तक नहीं करते तब तक आपको अलाउड है सब चीज। तो आपने डेटा एंट्री किया, चेकलिस्ट निकाला या प्रिंट आउट निकाला, उसका फॉर्मेट जो फॉर्मेट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज बिल है, यहाँ सेल्स बिल है, सेल्स बिल भी डाला, आपका सेल्स बिल का एक फॉर्मेट आएगा ड्राफ्ट फॉर्मेट, वो ड्राफ्ट फॉर्मेट में पूरा ठीक से चेकिंग कर दिया, ओके कर दिया, सेव कर दो। अब वंस दिस पोस्टिंग इज डन देन यू कैन अपलोड। साथ साथ में ये जो चेंजेस नहीं करना है उसके साथ में दूसरी भी फैसिलिटी उन लोगों ने दी है टू ensure that there are no mistake, वो that is of approval system. Invariably there is a workflow system जिसके अंदर आपका ये पूरा अप्रूवल का प्रोसेस सेट है कि चलो ये परचेज बिल इसने डाला, उसके बाद अप्रूवल पे गया, जो अप्रूव देखने वाले ने भी कोई मिस्टेक देखी तो उसने करेक्ट करवा दी, नहीं है तो वो उसको सेव कर सकते हैं उस टाइप से।
तो ये डेटा मैनिपुलेशन विदाउट ट्रेस इज वन ऑफ द वेरी गुड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। वो मेरे पॉइंट में है लीकर चेकर। हाँ, एग्जैक्टली राइट। अच्छा, देन थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज, इसको बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट। टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट मतलब क्या? जैसे these ERP जो स्टैंडर्ड ERP अपने बोलते हैं, दे आर वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन अ वेरी, मतलब जो बोल सकते हैं ना इंटरनेशनल वे, तो बिग वे। इनके पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ, जो बोल सकते हैं ना सिस्टम डेवलपर से लेकर सारे लोग बैठे रहते हैं कंटिन्यूसली, दे आर अपडेटिंग सिस्टम, दे आर क्रिएटिंग न्यू सिस्टम वगैरह वगैरह करते रहते हैं। ओके, अब इनका काम क्या होता है? continually improving the technological tools and the utilities and all that, and using newer technology to create that same things. Okay, अब typically जो ये ERPs रहते हैं ना, उसका ये रहता है कि उन लोगों का एक AMC रहता है, typically annual maintenance contract, और वो annual maintenance contract में क्या होता है कि जैसे उन लोगों का new versions और new releases होते हैं, वो they are giving it free to all the users. Okay, they don't entertain personal level का requests, बट एनी टेक्नोलॉजिकल चेंज होती है या फंक्शनल इंप्रूवमेंट वो खुद कंटिन्यूसली करते रहते हैं, वो उन लोग फ्री में ऑफर करते हैं। भाई मैं चाहता हूं कि मेरे प्रोसेस के हिसाब से ऐसा ऐसा बना के दो, तो वो उन लोग अपने सॉफ्टवेयर में नहीं डालेंगे, लेकिन उनके ब्लूप्रिंट पे रहेगा कि या ये मेरे को इंट्रोड्यूस करना है मॉड्यूल, या ये मेरे को चेंज इंट्रोड्यूस करना है, तो चेंज इंट्रोड्यूस करके वो अपने लोगों को दे देंगे, और वो एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, बिकॉज वो कॉस्ट इज कवर्ड अंडर द एजेंसी। ओके, सो दैट इज व्हाई ये टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस है। जैसे क्लाइंट सर्वर मॉडल का जो ERP था, से फॉर एग्जांपल आपने ERP SAP या SAP B1 या माइक्रोसॉफ्ट नाविगेशन, जो अलग अलग टाइप्स के जो ERP है अपने, उसमें क्या था, पहले ओल्ड वर्जन था, उसके बाद में जैसे न्यू वर्जन आया, उसके बाद में .NET मतलब सॉरी इंटरनेट बेस्ड वर्जन आ गया। तो ये सारे वर्जन जो है ना, अपने टेक्नोलॉजी जैसे चेंज होती रहती है, अपने को फ्री में मिलता रहता है। तो वी, इट्स नॉट जस्ट दैट अपने कॉस्ट से ज्यादा अपना एफर्ट सेव होता है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में ये लिमिटेशन है कि वो जो एफर्ट डेवलपमेंट में तो एफर्ट लगा, प्लस फॉर एवरी यूजर इन योर ऑर्गेनाइजेशन, उसको पूरा का पूरा he has to go through the retraining process and he has to go through the retesting process in a very significant way, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है। चेंजेस ट्रैक भी रखना पड़ता है, और प्लस जो पहले मेरे को था वो अभी चल रहा है न्यू वर्जन में, ये वो बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज है। इसीलिए ये जो है, ये मेनली अ फ्यू प्रोज ऑफ अ ERP package. Okay. Now con मतलब क्या है? What are the different limitations of this? Okay. So con में क्या आ गया? सबसे it is very very inflexible. Okay. Inflexible मतलब वो बोलेंगे भाई नहीं, तुमको ये तो इसी तरह से करना है, तो इसी तरह से करना है। फिर तुम लोग ये नहीं कर सकते कि नहीं यार मैं तो ऐसा करता हूँ, इसको बाईपास करता हूँ, मेरे को तो ये चाहिए नहीं, मेरे को ऐसे यहाँ से ये हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, ऐसा सब नहीं। It is inflexible first of all. Okay, which becomes a limitation को किसी को लगता है यार मेरे को तो ऐसा ही चाहिए, ओके, मेरे कस्टमर्स के हिसाब से। लेकिन इनफ्लेक्सिबिलिटी, आप इनफ्लेक्सिबिलिटी को ब्रेक कर सकते हैं। कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं? कस्टमाइजेशन करके। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, कस्टमाइजेशन शुड बी मिनिमाइज और अवॉइडेड। क्यों? कस्टमाइजेशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि अगर अपने कस्टमाइज करते हैं कोई भी ERP को, तो जब उसका न्यू वर्जन और न्यू रिलीज आता है, तो वो सारे कस्टमाइजेशन को बहुत ज्यादा ब्रेक करना पड़ता है, ओवरराइड करना पड़ता है, और कोई गारंटी नहीं है कि वो कस्टमाइजेशन न्यू वाला सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट करेगा। नया आ गया तो फिर नया वो पूरा रो ही बना देता है, वापस अपने को वो कस्टमाइज अप्लाई भी कर सकते हैं, या अगर कोई मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंज है तो वो कस्टमाइजेशन को वापस डेवलप भी करना। ओके, तो इट बिकम्स वेरी, अगेन जितना फिर वो कस्टमाइजेशन वाले सॉफ्टवेयर में रहता है, वैसा ही इसमें भी मगजमारी वाली चालू हो गया। तो इसीलिए जो है ना, वो इनफ्लेक्सिबिलिटी को माइंड में रखना है कि ये इनफ्लेक्सिबिलिटी मेरे लिए तकलीफ अगर आ रही है तो बहुत तकलीफ है, राइट। एंड देन इनफ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर सबसे बड़ा प्रॉब्लम, नो डेटा मैनिपुलेशन। ये कौन भी आ गया, जैसे मैंने बताया, नो डेटा विदाउट ट्रेस। ओके, मतलब ट्रेस तो मिलेगा नहीं। आपने अगर एक वाउचर को बोलना यार ये वाउचर डिलीट कर देना, अगर डिलीट करना है डिलीट करने देगा, लेकिन एट अ सर्टेन पॉइंट एक्चुअली वो डिलीट नहीं करने देते, वो कैंसिल करता है।
वाउचर को रेड नलीफाई साइन दिखाता है, रेड साइन या कुछ ऐसा नलीफाई कर देगा। तो क्या होगा, जब ऑडिटर देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा दिस वाउचर हैज बीन कैंसिल्ड, तो उसमें फिर क्या है, वो क्वेश्चन कर सकता है। हाँ, अगर आपका जेन्युइन मिस्टेक है तो आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन अगर मैनिपुलेशन है तो वो आपको जवाब देना भारी है। इसीलिए ये सबसे बड़ा। दूसरा एंड द बिगेस्ट डेटा इज दैट ऑफ कॉस्टिंग, कॉस्ट बोथ ऑफ procurement and maintenance। ओके, प्रोक्योरमेंट मतलब इट इज एक्चुअली पर यूजर कॉस्ट के ऊपर आता है, पहली बात तो पर यूजर कॉस्ट आता है, विच इटसेल्फ इज क्वाइट हाई। आई मीन इन इंडियन रुपीज अगर देखेंगे तो जो लोएस्ट लेवल वाले ईआरपी थे वो 50,000 से स्टार्ट होते हैं, बाकी लाख सवा लाख रुपए तक भी जाते हैं पर यूजर कॉस्ट। ओके, सेकेंडली उसके अंदर प्रोक्योरमेंट में एक और बड़ा कंपोनेंट आता है, एक तो लाइसेंस कॉस्ट हो गया जो मैंने बताया 50,000, उसके अलावा देयर इज अनदर कॉस्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, बिकॉज ये जो सॉफ्टवेयर ईआरपीज रहते हैं वो ईआरपीज कोई स्टैंडर्ड कंपनी नहीं बनाती, मतलब वो स्टैंडर्ड कंपनी जो बनाने वाली कंपनी है वो खुद इम्प्लीमेंट करने में नहीं मानती, वो इम्प्लीमेंट नहीं करती, और वो लोग क्या करते हैं, ये ईआरपी को थर्ड पार्टी से इम्प्लीमेंट करवाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर, ठीक है ना। तो लाइसेंसेस आपको अलग से प्रोक्योर करना है, इम्प्लीमेंटेशन आपको अलग से करना है, तो ये दोनों कॉस्ट करके इट बिकम्स अ वेरी प्रोहिबिटिव कॉस्ट टिपिकली फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, नाउ टिपिकली अगर देखेंगे तो एनी स्मॉल इंस्टॉलेशन आल्सो स्मॉल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ईआरपी टिपिकली 10, 12, 15 लाख के ऊपर से ही स्टार्ट होता है। यू नो फ्यू यूजर्स होंगे, फिर भी 10-12 लाख तो कम से कम वेरी फ्यू यूजर्स के साथ में। Otherwise, typically it can go to crores, 1 crore, 2 crore for mid-size organization, and large organization it can go to 50 crores also. So that cost is it's a very large thing. Okay. Now inflexible और ये वो देख करना अपने को, अगर ये बहुत चीजें ऐसे समझ में आएगी कि an ERP is almost like a Volvo truck. Okay, it is used to be travel between two cities and all that is good, okay, where the highways are clear and big roads and everything, okay, there it is good, you have all well defined processes procedures अपने में, तो वो अच्छी तरह चलेगा। बट अगर आपके प्रोसेसेस प्रोसीजर स्टैंडर्ड नहीं है और आप खुद इसको चेंज करते रहते हैं तो वो बहुत डेंजरस है आपके, देन एन ईआरपी इज नॉट एट ऑल सुटेबल, राइट। स्किल लेवल भी तो yes, the person operating that ERP is also very high cost typically। ओके, सिंपल ऑपरेटर्स जो 7,000 10,000 में मिलते हैं वो इसमें नहीं कर पाएंगे, और करने के लिए भी उसको जो ट्रेनिंग देना पड़ेगा वो भी हाई कॉस्ट की होती है, और सेकेंडली जो अगर स्किल्ड लेबर अपने लेने जाते हैं तो 30,000 40,000 से नीचे उन लोग नहीं है, तो इसीलिए द कॉस्ट इज क्वाइट हाई बोथ इन प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड यूजेज, है ना। ओके, प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस एंड यूजेज, ठीक है ना। प्रोक्योरमेंट में बोथ लाइसेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट अबाउट ईआरपी, तो आई थिंक आई हैव गिवन यू अ फेयर इनफ कंसेप्ट अबाउट व्हाट एन ईआरपी इज। ओके, अब बस दिस इज दैट, we'll stop at this point।